नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डायोम पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2021 के मॉडल पेपर के बारे में। कैसा प्रश्न पत्र आएगा, कैसा क्वेश्चन आएगा, इसके बारे में बात करेंगे। और इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ, 2 मॉडल पेपर बना चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको कुछ बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों को दिया था और उसके कुछ आंसर दिए थे और उसका पूरा एक एक्सप्लेनेशन भी मैंने किया था, उसकी पूरी व्याख्या की थी। वो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण थे और इसी उसका अच्छा रिस्पांस मिला मुझे, तो मैं ये तीसरा वीडियो लेके आया हूँ आपके बीच में। आशा करता हूँ ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। इसमें भी जो प्रश्न है काफ़ी हाई लेवल और जो एग्ज़ाम में आएंगे, मतलब हाई लेवल का मतलब ये है कि आपका जो पेपर जो टीपीटी वैसे सिलेबस है उसके अनुसार क्वेश्चन बनाए गए हैं। बहुत ही ऑथेंटिक प्रश्न हैं, आने की पूरी संभावना है। और ये जो प्रश्न हैं जो पिछली परीक्षाएं यूपी ट्रिपल एससी की हो चुकी हैं, जैसे बीडीओ, निर्वाचन अधिकारी, यूपी लेखपाल, इन सब में जो प्रश्न आए थे उनको भी शामिल किया गया है। कुछ प्रश्न जो साइंस से लेकर इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थशास्त्र आदि जो सब्जेक्ट हैं इसमें सिलेबस में, वो पूरी तरीके से इसमें शामिल किया गया है। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगेगा। और ये इस जो वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे इस चैनल की ग्रोथ हो और मैं कुछ और अच्छी वीडियो बना सकूं, लाइव आके आपको वीडियो बता सकूं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आइए शुरू करते हैं। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आइए शुरू करते हैं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2021 की परीक्षा के लिए जो सिलेबस है उसके अनुसार जो प्रश्न पत्र, मॉडल प्रश्न पत्र, ये थर्ड है, पार्ट थर्ड है। इससे मैं 2 वीडियो और बना चुका हूँ, 2 प्रश्न पत्र, 2 मॉडल पेपर बना चुका हूँ, जो कि जिसमें जो प्रश्न हैं बहुत ही ऑथेंटिक हैं। वो प्रश्न मैंने चुन चुन के किताबों से, जो टीचर्स हैं उनकी सलाह से और उनको मतलब रिव्यू कराया, तो उन्होंने बताया कि क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, इसको आप वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दीजिए जिससे अन्य लोगों को लाभ मिल सके। तो आइए मैं इस मॉडल पेपर थर्ड के बारे में बात करता हूँ। पहला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है। पहला ऑप्शन है मदर टेरेसा, अमृता कौर, पुतली बाई, अरुणा आसफ अली। तो ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन जो है दादा भाई नौरोजी कहा जाता है। वैसे ही आपको बताना है ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है मदर टेरेसा, अमृता कौर, पुतली बाई या अरुणा आसफ अली। तो इसका सही जो ऑप्शन होगा वो आपका होगा डी, अरुणा आसफ अली। तो जो इसके ऑप्शन दिए गए हैं इस पर चर्चा कर लेते हैं क्या है। तो मदर टेरेसा एक कैथोलिक नन थी, मतलब एक संत थी जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, भारत रत्न प्राप्त हुआ। इन्होंने भारतीय नागरिकता ले ली थी। अमृता कौर एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिज्ञ थी, पॉलिटिशियंस थी। और ये सी ऑप्शन है पुतली बाई, ये महात्मा गांधी जी की माता जी का नाम था, पुतली बाई। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्या है अगला प्रश्न है आपका, आगरा किसने स्थापित किया? जो आगरा नामक शहर है जहाँ पे ताजमहल स्थित है, उसे किस शासक ने बसाया था, स्थापित किया था? पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा है सिकंदर लोदी या फिर शाहजहां। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा होगा? ये आपका होगा सी, सिकंदर जो लोदी था, इसने सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। अकबर जो एक बहुत ही मुगल काल का बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था, जिसने पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा था जिसमें उसकी विजय हुई थी। हेमू जो हिंदू एक राजा था उसकी पराजय हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी वंश का एक बहुत ही प्रतापी शासक था। शाहजहां ये भी मुगल काल का ही शासक था जिसने ताजमहल का निर्माण कराया था। सही ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, सिकंदर लोदी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय रियासतों में लोगों के संगठनों द्वारा चलाए गए राष्ट्रीय आंदोलन कहा जाता है।
जो देसी रियासतों में लोग जो रहते थे, जो एक तरीके से प्रजा कह सकते हैं, छोटे साम्राज्य होते थे, छोटी छोटी रियासतें होती थी, जिनको बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत में शामिल कर लिया। जो वहाँ के लोग रहते थे, उन्होंने राष्ट्रीय अंतर स्तर पर जो आंदोलन चलाया था उसको क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है सविनय प्रजा आंदोलन, दूसरा बी असहयोग आंदोलन, हरियाणा आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। प्रजामंडल आंदोलन चलाया था। इसमें जो असहयोग आंदोलन है तो इसे जो है चलाया था महात्मा गांधी ने 6 अगस्त 1942 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाए गए थे। ये इसमें कोई नेतृत्व नहीं था। इन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति पार्टिसिपेट करते हैं खुद में वो नेता हैं। ये भी प्रश्न बनता है कि ऐसा भारतीय इतिहास का कौन सा ऐसा आंदोलन था जिसमें कोई नेतृत्व करने वाला नहीं था? अगला प्रश्न है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन किया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन किसने किया था? पहला ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंघम, विलियम जोन्स, जेम्स बर्गेस, एनपी चक्रवर्ती। तो सही ऑप्शन इसका ए हो जाएगा आपका। अलेक्जेंडर कनिंघम जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन करने वाले व्यक्ति थे। अगला है इसकी स्थापना 1906 में की थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है इसकी स्थापना 1906 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है 5वां, ईसा पूर्व 483 में प्रथम बौद्ध संगीत राजगृह में हुई। इसकी अध्यक्षता किसने की? आपको बताना है। पहला ऑप्शन है महाकश्यप, वसुमित्र, महासंघ, मोगलपुत तीस। तो आइए इसमें जो चारों बौद्ध सभाएँ होती हैं उसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद मैं इसका आंसर बताता हूँ। तो पहली बौद्ध संगीत हुई थी 483 ईस्वी में, जैसा कि ये पहला ही। तो इसकी अध्यक्षता आपको बता देता हूँ, महाकश्यप ने की थी। अगले है जो द्वितीय बौद्ध संगीत है वो 383 से मतलब 100 साल बाद हुई थी, वो वैशाली में हुई थी और इसकी अध्यक्षता महाशबा कामी ने की थी। वो उसका शासनकाल था काला अशोक। जो ये महाकश्यप जो अध्यक्ष थे इसके समय का शासनकाल जो था अजातशत्रु था। जो अगली तृतीय बौद्ध संगीत है वो उसकी जो समय है वो 255 ईसा पूर्व में है और इसका स्थान है पाटलिपुत्र और इसकी अध्यक्षता की थी मोगलपुत तीस। जो आपका डी ऑप्शन है मोगलपुत तीस, इसने तृतीय जो बौद्ध संगीत हुई उसकी अध्यक्षता की थी और इसके समय जो शासक थे वो थे अशोक। जो अगली 74 बौद्ध संगीत हुई थी ये प्रथम ईस्वी को हुई थी कुंडलवन एक ग्राम का नाम है। तो वसुमित्र इसके जो है अध्यक्ष थे, वसुमित्र और अश्वघोष, और ये जो है कनिष्क के समय में हुई थी। तो चारों मैंने आपको बौद्ध संगीतों के बारे में बता दिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो सही इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। इसमें एक शब्द याद देखिएगा जो समुद्री है, समुद्री शब्द याद रखिएगा तो आंसर आसानी से आ जाएगा। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान स्थित है तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तमिलनाडु में समुद्र है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, दो ही में हो सकता है। मध्य प्रदेश में नहीं होगा, समुद्र है ही नहीं। उत्तर प्रदेश भी नहीं हो सकता, दो ऑप्शन कैंसिल ऐसे हो गए। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका डी होगा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। जो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में एक लखीमपुर में उद्यान है, उधर है मध्य प्रदेश में कान्हा पन्ना। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में उसका नाम है कार्बेट नाम है, थोड़े से मैं मिस कर रहा हूँ, इसको आप देख लीजिएगा, मुझे याद नहीं अभी, ऑप्शन मिलेगा तो मैं कर दूंगा। अगला है 7वां, सूचना का अधिकार वर्ष में लागू हुआ था 15 अगस्त 2008, 12 अक्टूबर 2005, 25 जून 2005। इनमें से कोई नहीं। तो सूचना का अधिकार जिसे RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन इसका फुल फॉर्म होता है, ये इसको अधिकार कब दिया गया भारतीयों को? इसमें क्या होता है, आप मतलब कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं किसी विभाग से तो RTI डाल के 10-5 रुपये आपका जो है लगता है, तो उसको उससे डाल के जो है आप सूचनाएं ले सकते हैं। लेकिन कुछ जो जैसे आर्मी हो गए या जो गुप्त सूचनाएं हैं
उनको आपको नहीं दी जाएंगी, तो वो आपको नहीं दी जाएंगी, लेकिन जो सारे विभागीय कार्यालय की जो सूचनाएं हैं वो आपको प्रदान की जाएंगी। तो इसको आपको बताना है कब लागू हुए थे। इसका सही ऑप्शन है आपका 12 अक्टूबर 2005। 25 जून 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी और 12 अक्टूबर 2005 को इसको लागू किया गया था। अगला है, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम से पूर्व की दिशा में बहती है। मतलब सारी नदियाँ जो हैं पूर्व से पश्चिम की दिशा में बहती हैं, लेकिन इसमें से आपको बताना है कौन सी ऐसी नदी है जो पश्चिम से पूर्व की ओर की दिशा की ओर बहती है। कावेरी, महानदी या कृष्णा या फिर नर्मदा। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा डी आपका सही हो जाएगा, नर्मदा। अगला है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। मेंडल, चैडविक, थॉमसन या फिर रदरफोर्ड। तो इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला का एक ट्रिक जो भी कह लीजिए आप। तो न्यूट्रॉन में एक होता है ईथा पर नाचे, ईटा कहिए या फिर ईथा, कुछ भी कह लीजिए, ईथा पर नाचे। ईथा मतलब होता है, ईथा से ई से होता है इलेक्ट्रॉन, था से थॉमसन, मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी। पर मतलब प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। ना मतलब न्यूट्रॉन और मतलब चैडविक। तो मतलब ये आपको तीनों न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों को याद करने की ट्रिक है। तो न्यूट्रॉन की खोज इसमें जो आपको बताया अभी ट्रिक, उसके हिसाब से ये आपका हो जाएगा डी, चैडविक। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज दी, रदर ने प्रोटॉन की खोज। जो मेंडल थे ये इन्होंने आनुवंशिकता की खोज की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को संसद में नामांकित किया जा सकता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 2 सदस्यों को संसद सदस्यों को नामांकित किया जा सकता है। निम्नांकित में से कौन सा मादा जननांग नहीं भाग नहीं है। आपको जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो आपको बताना है, इसमें से कौन सा नहीं है। गर्भाशय, योनि मार्ग, गर्भाशय, ग्रीवा, शुक्र वाहिका। तो शुक्र वाहिका जो है पुरुषों में पाई जाती है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ये भाग नहीं है, आपको ध्यान देना है, भाग नहीं है पूछा, भाग है नहीं, भाग नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता थे रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, पीडीमारी वेंकट सुब्बाराव, पिंगली वेंकैया। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारतीय राष्ट्रीय गान की रचना की थी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने आपकी राष्ट्रीय गीत की रचना की थी। ये आपको जो सी ऑप्शन है पीडीमार वेंकट सुब्बाराव, तो यही आपका पीडीमार वेंकट सुब्बाराव सही हो जाएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय प्रतिज्ञा क्या है, मैं इसको सुनाता हूँ आपको क्या है। ये आपकी भारतीय राष्ट्रीय प्रतिज्ञा इस प्रकार है, आपको ध्यान से सुनना है। मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ, इसकी समृद्धि एवं विविध संस्कृति पर मुझे गर्व है। मैं सदा इसका सुयोग्य अधिकारी बनने का प्रयत्न करता रहूँगा। मैं अपने माता पिता, शिक्षकों एवं गुरुजनों का सम्मान करूँगा और प्रत्येक के साथ विनीत रहूँगा। तो ये आपकी राष्ट्रीय प्रतिज्ञा थी। तो इसके रचयिता थे, आपको बताना है कौन थे। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका पीडीमार वेंकट सुब्बाराव, पीबी सुब्बाराव भी कहा जाता है, तो ऑप्शन ये भी दिया जाता है। तो अगला प्रश्न बढ़ते हैं। इसमें से किस देश की मुद्रा पटाखा है। मकाऊ, हांगकांग, ओमान या फिर यमन। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, आपका सही ऑप्शन है मकाऊ। इसकी राजधानी जो मकाऊ है, इसकी राजधानी भी मकाऊ ही है। अगला प्रश्न है, ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल की लीड बनाने के अलावा किसमें उपयोग होता है। आपको बताना है, आपको पता ही है कि ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल पर लीड जो लिखते हैं, जो ब्लैक कलर की होती है, उसमें प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसके अलावा भी इसका कुछ यूज होता है, उसको आपको बताना है। प्राण भट्टी और इलेक्ट्रोड के रूप में, जादू की छड़ी बनाने में, जो जादू दिखाते हैं जादूगर, उसकी छड़ी बनाने में, या फिर स्याही बनाने में, या फिर इनमें से सभी आपको बताना है इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन है आपका ए, परमाणु भट्टी और इलेक्ट्रेट के रूप में। मतलब जो परमाणु भट्टियाँ होती हैं उसमें इसका प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। जादू की छड़ी बनाने में नहीं किया जाता है, ना स्याही बनाने में किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पीतल के महत्वपूर्ण अवयव घटक होते हैं। मतलब जो पीतल होता है वो किन किन धातुओं से मिलकर बना होता है। बहुत ही मजबूत धातु होती है, मिश्रित धातु एक प्रकार से होती है।
पीतल, तो इसमें कौन कौन से घटक मिलाए जाते हैं और उसकी कितनी मात्रा होती है यह भी आपको बताना है। कॉपर 70%, जिंक 30%, कॉपर 90%, टिन 10%, एल्युमिनियम 95%, मैग्नीशियम 5%, या इनमें से कोई नहीं। आप ये बताना है कौन सा आपका सही है। तो सही आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, कॉपर 70% और जिंक 30%। अगला है पोमोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। जो आपका पोमोलॉजी होता है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है सर्पों का अध्ययन, कीटों का अध्ययन, फलों का अध्ययन या पुष्पों का अध्ययन। तो आइए चर्चा कर लेते हैं इसमें जो ऑप्शन दिए हैं उसके बारे में। जो सर्पों का अध्ययन है उसका अध्ययन जो है ओफियोलॉजी में किया जाता है। जो सांप होते हैं उनका अध्ययन ओफियोलॉजी एक शास्त्र होता है, विज्ञान होता है, उसमें किया जाता है। जो कीट होते हैं, कीट पतंगे, जिसे आर्थ्रोपोड संघ में रखा जाता है, उनका अध्ययन इंटोमोलॉजी में किया जाता है। जो सही ऑप्शन है इसका फलों का अध्ययन पोमोलॉजी में किया जाता है। जो पुष्प होते हैं उनका अध्ययन एंथोलॉजी में किया जाता है। डी ऑप्शन, पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी में किया जाता है। अगला है इनमें से झूठ पकड़ने वाली मशीन को क्या कहा जाता है। जो झूठ पकड़ने वाली मशीन होती है उसको नाम क्या दिया जाता है। पहला ऑप्शन है कोरोनाग्राफ, टेलीग्राफ, पॉलीग्राफ या फिर फैक्स। तो कोरोनाग्राफ जो होता है, जो ब्रह्मांड में उथल पुथल होती हैं, तूफान आते हैं, झंझावत आते हैं, उनसे पूर्व की जानकारी कोरोनाग्राफ से पता चलती है। टेलीग्राफ ये क्या था, एक यंत्र था जिससे मतलब सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जाती थी। पॉलीग्राफ, इसका सही ऑप्शन है पॉलीग्राफ। फैक्स भी एक साधन है दूरसंचार का। अगला है सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी किसे कहते हैं। सबसे अधिक मार्ग मतलब जो आगे उसके जमाव कुछ हो जाता है या फिर किसी अन्य कारणों से वो जो है अपना मार्ग बदल देती है, तो उसको आपको नाम बताना है कि कौन सी नदी है वो सबसे अधिक जो मार्ग बदलती है, गोदावरी, सतलज या फिर नर्मदा। तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका कोसी नदी, जो बिहार में पाई जाती है, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। एक कोसी नदी है जो अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। मतलब ये जो बाढ़ आती है तो कहीं से भी बहना शुरू कर देती है, इसीलिए इसको मार्ग बदलने वाली नदी कहा जाता है। गोदावरी जो है ये दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा भी कहा जाते हैं। सतलज ये पंजाब में। नर्मदा ये बताया अभी आपको, नर्मदा क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। इनमें से इसरो के अध्यक्ष हैं डॉक्टर शिवन, सी नागेश्वर, राजीव जलोटा, जी सतीश रेड्डी। तो इसका सही ऑप्शन है इसरो, जो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो डॉक्टर शिवन इसके ऑप्शन सही हो जाएगा। जो आपका लास्ट डी ऑप्शन है जी सतीश रेड्डी, ये आपका DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, उसके ये अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। अगला है कोरोना संकट के वक्त 100 मिलियन लोगों तक भोजन पहुंचाने के कारण इस संस्था को 2020 का शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो आपको बताना है कौन सा इसमें सही ऑप्शन है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, एमनेस्टी इंटरनेशनल, यूनेस्को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, WFP। एमनेस्टी भी एक मानवाधिकार संगठन है। यूनेस्को जो है ये भी बच्चों के लिए वर्क करता है, शिक्षा के लिए, संस्कृत की जो होती हैं, जो विश्व धरोहर होते हैं उनमें ये शामिल किया था। वो यूनेस्को के वो एक बनाया गया है प्रोग्राम, उसमें यूनेस्को जो साइट होती हैं वो शामिल की जाती हैं। अगला है कि मतलब जो यूनेस्को होता है शिक्षा के लिए और संस्कृत के लिए कार्य करता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे 20 मई को मनाया जाता है। इस साल जो 2021 है इसकी थीम क्या है। पहला ऑप्शन है प्रकृति ही हमारा समाधान है, जैव विविधता और हम, प्रकृति और हमारा भविष्य। तो इसका सही ऑप्शन है प्रकृति ही हमारा समाधान है। जो आपका बी ऑप्शन है जैव विविधता, ये जो 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया तो उसकी ये थीम थी जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी थीम थी 5 जून जो पर्यावरण दिवस मनाया गया, इसको याद रखिएगा। अब आइए हिंदी के प्रश्नों को देख लेते हैं। पवित्र का संधि विच्छेद है। पवित्र मतलब ये जो है अयाद संधि इसमें है। तो आपको बताना है कौन सा सही है। ऑप्शन है पौधन इत्र, पौधन इत्र, पोधन इत्र, पौधन इत्र। तो सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा पोधन इत्र। जैसे पौन होता है पोधन अन, तो वैसे पोधन इत्र पवित्र सही विच्छेद ये अयाद संधि है। इनमें से बैसाख नंदन
वैशाख नंदन किसका पर्यायवाची है? तो अगर मैं इसका ऑप्शन बताऊंगा, इसका आंसर बताऊंगा तो आप जो है हंसने लगेंगे और इसका किसी को संबोधित करेंगे, बाद में उसको पता चलेगा तो आपको जो है तब आपको पिटाई भी करेगा, बहुत दुखी होगा। तो ये पहला ऑप्शन है घोड़ा। देख लेते हैं पहले ऑप्शन का। घोड़ा, गधा, बछड़ा, एक विद्वान बालक। घोड़ा, गधा, बछड़ा या विद्वान बालक। इसका सही ऑप्शन है गधा। जो वैशाख नंदन होता है उसका जो पर्यायवाची है वो गधे के पर्यायवाची है। श्री गणेश का विलोम शब्द है। श्री गणेश मतलब शुरुआत करना। जैसे कहते हैं कोई प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं श्री गणेश कहते हैं ना, तो बताना आपको श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा। आकृष्ट मतलब आकर्षित करना। श्री राधा, राधा मतलब जो राधा कृष्ण होता है उसी श्री राधा का जाता है। श्री राम एक भारतीय शब्द है संबोधन करने का, लोगों से नमस्कार करने का। श्री राम, जय श्री राम। इति श्री मतलब समाप्त करना। इति मतलब होता है समाप्त जो मतलब शुभ कार्य है उसको समाप्त करना इति श्री कहलाता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मोक्ष की इच्छा करने वाला जिज्ञासु, निर्धन, आस्तिक या मुमुक्ष। जिज्ञास मतलब कोई भी चीज़ जानने के लिए इच्छा रखने वाला को जिज्ञास कहते हैं। निर्धन मतलब जिसके पास धन का अभाव हो उसे निर्धन कहते हैं। आस्तिक मतलब जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता है। मुमुक्ष मतलब होता है मोक्ष की इच्छा रखने वाला। मोक्ष मतलब ये नहीं आपकी मूछें हैं, ये इसका मतलब ये है कि आपने जो जीवन मरण से मुक्ति पाने को ही मोक्ष कहते हैं। अगला है घाट घाट का पानी पीना। मुहावरा का सही अर्थ है बहुत अनुभवी होना, बहुत यात्रा करना, कई नदियों में स्नान करना, अधिक लोगों से मित्रता करना। तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा बहुत अनुभवी होना। आशा करता हूँ ये जो आपके 25 क्वेश्चन थे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, आपको अच्छे लगे होंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको इसमें से कितने प्रश्न आपके सही हो रहे थे। अगर कुछ कमियां रह गई हों तो आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं कुछ और अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।